हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अपना ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 12 जून फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम आपको रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, थारू जनजाति किस वंश के थे? जो थारू जनजाति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। थारू जनजाति खुद को सिसोदिया राजपूत मानते हैं। कुछ थारू जैसे राणा थारू खुद को राजपूतों के वंशज मानते हैं, जो 16वीं शताब्दी में थार रेगिस्तान से जंगल में चले गए थे। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में क्या दर्शाता है? जो भारतीय संविधान है वह अनुच्छेद 40 में क्या दर्शाता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य की नीति का निर्देश सिद्धांत है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 है वह राज्य की नीति का निर्देशक सिद्धांत है, जो राज्य को कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे की जो परीक्षा चल रही है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उत्तराखंड से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड से कई नदियां बहती हैं, जिनमें प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियां। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से बनती है, जो देवप्रयाग में बनती है। यमुना नदी बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती, जो यमुना नदी है वह बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। अन्य प्रमुख नदियों में काली नदी, रामगंगा, गौरी गंगा और सोंग नदी शामिल हैं। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, हमारा सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल से जुड़ जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? जो मौर्य साम्राज्य है उससे तात्पर्य पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 188 ईसा पूर्व तक चला था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त द्वारा की गई थी। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे। जो मगध के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मगध के राजा थे। इस साम्राज्य ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश के उदय के साथ अंत किया था, जब पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार डाला था। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश में कुल कितने राजा हुए थे? आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है, उसमें हर एक शिफ्ट में मौर्य वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए थे। जो मौर्य वंश है उसमें कुल 10 राजा हुए थे। इन राजाओं में सबसे प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। जो मौर्य वंश में 10 राजा हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल यहाँ पर आप देख सकते हैं 321 ईसा पूर्व से 298। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल यहाँ पर आप देख सकते हैं 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चला था। और दूसरा है बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व से 271 ईसा पूर्व तक चला था बिंदुसार का कार्यकाल। तो का कार्यकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक चला था। नेक्स्ट देख सकते हैं, कुणाल का कार्यकाल 222 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व तक चला था। और दशरथ का कार्यकाल देख सकते हैं यहाँ पर आप 228 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक चला था। नेक्स्ट है संप्रति का। तो फ्रेंड, ये इफेक्ट आप बहुत ही इम्पोर्टेंट माने, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है कि जो मौर्य साम्राज्य में जितने भी शासक हैं वो यहाँ पर हमने आपको दर्शाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
संप्रति का कार्यकाल 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक चला था। और सालिस युग का देख सकते हैं 215 से 202 ईसा पूर्व तक चला था। और नेक्स्ट देख सकते हैं देव बर्मन का 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक उसका कार्यकाल चला था। नेक्स्ट है सतधनवन्नम 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक कार्यकाल चला था। और बृहद्रथ का देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है उसमें हर एक शिफ्ट में मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे जो चल रही परीक्षा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की उसमें पूछा जा सकता है कि 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत है वह अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर हम आर्थिक, सामाजिक, व्यापार, एआई तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा निर्धारित किया जाएगा। तो भारत इस सम्मेलन की मेजबानी सफलतापूर्वक और सार्थक ढंग से करेगा। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण मानसून किसके कारण आता है। परीक्षा में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में कि दक्षिण मानसून किसके कारण आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर के कारण आता है। जो दक्षिण मानसून है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर के कारण आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के तापमान में अंतर के कारण मानसून आता है। गर्मियों में भारतीय भूमि आसपास के महासागर की तुलना में तेजी से गर्म हो जाती है, जिससे भूमि पर कम दबाव और समुद्र पर उच्च दबाव होता है। यह दबाव अंतर हिंद महासागर से नम हवाओं को भारत की ओर खींचता है, जिससे वर्षा होती है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। दक्षिण मानसून से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जिसे उल्टी नदी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारत में उल्टी नदी बहती है वह नर्मदा नदी है। नंबर 1 पर नर्मदा नदी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदी है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदियां मुख्यतः पश्चिम भारत में बहती हैं, जबकि अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और जो मुख्यतः अधिकांश नदियां वह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा के बारे में, यह प्रायः भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों लास्ट से शुरू तक वॉच करें और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और ताप्ती के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नदी भी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। जो ताप्ती नदी है वह पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। इसका ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे। और माही नदी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नदी भी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। जो माही नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। और साबरमती के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नदी भी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। और लूनी नदी के बारे में देख सकते हैं यह नदी पश्चिम की ओर बहती है और कच्छ के रण में गिरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अन्य नदियाँ हैं वह अरब सागर में गिरती हैं
और जो लूनी नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है लेकिन कच्छ के रण में गिरती है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब और कहाँ घटित हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख जिम्मेदार ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर था। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि जलियांवाला हत्याकांड का जनरल कौन था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर था जो अमृतसर का सैन्य कमांडर था। और आपका ये फैक्ट भी हो सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जलियांवाला हत्याकांड है वह अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को उसने जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा पर अंधाधुंध गोलीबारी करने का आदेश दिया था जिससे कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना में कई भारतीयों की मृत्यु हो गई और हजार घायल हो गए जिससे लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा और विरोध बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिमलीपाल से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। जो उड़ीसा है वह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसे वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए वो हमने आपको रिवीजन करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़ जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।